वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग द्वैध शासन की चर्चा करेंगे। एक एक बिंदुओं का विश्लेषण करते हुए समझेंगे कि द्वैध शासन किस प्रकार से लागू किया गया, इसका प्रभाव क्या रहा, इसका परिणाम क्या निकला। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यह क्लास यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए, आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए, इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम है, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो अब शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, यहाँ पर पेड कोर्सेज से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, बात करेंगे बंगाल में द्वैध शासन की। तो द्वैध शासन की जो शुरुआत की थी ये रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में किया था। इसकी समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में किया था। इसका जो परिणाम था, परिणाम इसका बहुत ही भयंकर था। अराजकता, भ्रष्टाचार, कृषि व उद्योग का पतन हो गया। 1770 का अकाल पड़ा इसी समय, और श्वेत विद्रोह ये भी होता है, अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। तो एक एक बिंदुओं की हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है, समाप्ति क्यों कर दी गई और परिणाम इतने भयंकर किस प्रकार से निकल कर आए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे द्वैध शासन को, तो इसको समझने के लिए इतिहास में हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। पीछे क्यों? ताकि एक एक बिंदु अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, बात करेंगे मुर्शिद कुली खां। अब मुर्शिद कुली खां का नाम आपको याद होगा। मुर्शिद कुली खां क्या करता है? ये बंगाल में स्वतंत्र क्षेत्र की स्थापना करता है, या फिर ऐसे समझिएगा कि बंगाल के संस्थापक के तौर पर इसे जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु होती है और धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्तियां अलग अलग होना प्रारंभ होती है। तो मुर्शिद कुली खां क्या करता है? बंगाल में अपने आप को नवाब घोषित करता है। यहाँ पे लिखा है मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बना। अब देखिए, नवाब बनने के बाद ये प्रशासन दो तरीके से चलाते हैं। मतलब प्रशासन चलाने के लिए इसने दो अलग अलग इकाई को बनाया। एक था दीवानी। दीवानी क्या है? और दूसरा था निजामत। अब निजामत क्या है? देखिए, बात करेंगे दीवानी की, तो दीवानी में राजस्व वसूला जाता था। राजस्व का मतलब जो टैक्स होता था, टैक्स कलेक्ट करने का काम किया जाता था दीवानी में। तो इस प्रकार से दीवानी क्या है? दीवानी आय का स्रोत है, क्योंकि उस समय की अगर बात किया जाएगा तो आय का सिर्फ एकमात्र स्रोत था टैक्स वसूलना। तो वहाँ पे क्या किया जाता था? जो भी कृषि होता था या जितने भी छोटे मोटे उद्योग थे उनसे टैक्स वसूला जाता था। अब ये राजस्व के अंतर्गत आता था। अब राजस्व को वसूलने वाला अधिकारी दीवान कहलाता था। यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर है। और दूसरा क्षेत्र रहा प्रशासन का, जिसे कि निजामत कहा गया। निजामत का क्षेत्र क्या है? प्रशासन का। अब प्रशासन का मतलब सेना को व्यवस्थित रखना, या फिर सेना से जुड़े जितने भी खर्च हैं, राज्य में जो भी निर्माण का कार्य है, इन सब चीजों को करना। तो इसमें ये हमेशा व्यय का मार्ग था। निजामत में क्या होता था? खर्च होता था। और निजामत की देखरेख करने वाला जो अधिकारी था उसे सूबेदार कहा जाता था। तो देखिए, यहां से इतनी चीज क्लियर हो गई कि मुर्शिद कुली खां जब बंगाल का नवाब बना तो इसने प्रशासन को दो इकाई में बांट दिया, एक दीवानी और एक निजामत। दीवानी में क्या होता था? राजस्व, मतलब यहां से आय उत्पन्न होता था, आय मिलता था। दीवानी को वसूल करने वाला या फिर राजस्व वसूल करने वाला जो अधिकारी था उसको दीवान कहा गया। और निजामत क्या था? निजामत प्रशासन का कार्य था, इसमें खर्च होता था। तो निजामत की देखरेख करने वाले को सूबेदार कहा गया। तो यहां से चीजें क्लियर हो चुकी है कि प्रशासन की दो इकाई है, एक से आय आएगा और दूसरे में आय जाएगा। मतलब एक जगह आय होगा और दूसरी जगह व्यय होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे क्या होता है? प्लासी का युद्ध 1757 में। अब यहाँ पर अंग्रेजों को 3 गांव की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी का मतलब देखिए, आपने पीछे पढ़ा होगा, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये 3 गांव की इनको दीवानी मिल जाती। दीवानी मिलने का मतलब कि 3 गांव का राजस्व अब अंग्रेज वसूलने लगे। मतलब अब वहां का जो आय था वो अंग्रेजों के पास आ गया। अब देखिए, 3 गांव से ना उनको इतना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है कि उनके मन में लालच उत्पन्न होता है कि हम और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कब्जाएं, है ना। इसके बाद क्या होता है? बक्सर का युद्ध 1764 में, आपने पीछे पढ़ा है। बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि यहां पर बंगाल पूरी तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है। मतलब इसके बाद देखिए, आपने देखा होगा कि बक्सर का युद्ध में क्या होता है? मीर कासिम
पराजित होता है और इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी दीवानी किसको मिल जाती है? अंग्रेजों को मिल जाती है। अब देखिए जब दीवानी अंग्रेजों को मिल गई, इसका मतलब पता है क्या है? जो आय का स्रोत है ये अंग्रेजों के पास चला आया, और जो निजामत है, निजामत अभी भी नवाब के पास है। नवाब के पास है कहने का मतलब है कि आय कौन ले रहा है? आय अंग्रेज ले रहे हैं, और जो खर्च है, खर्च को देखने का काम कौन करेगा? खर्च को देखने का काम अब नवाब करेगा। अब परिस्थिति समझिए कि आपके पास आना कुछ नहीं है, मतलब आपका आय नहीं होगा और आपको पूरा देख रेख करना है, तो स्थिति क्या होगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, देखिए अब यहाँ पे जब अंग्रेजों ने दीवानी का कार्यभार संभाला तो उन्होंने दीवान किसको नियुक्त किया? देखिए अंग्रेजों के दिमाग देखिएगा, मतलब वो क्या दिमाग लगा रहे हैं। उन्होंने जो दीवान बनाया, दीवान उन्होंने भारतीय लोगों को बनाया। मोहम्मद रजा खान, ये नाम याद रखिएगा, इसे बंगाल का दीवान बनाया गया, तथा राजा सिताब राय, इसे बिहार का दीवान बनाया गया। अब सोचिए अंग्रेज चाहते तो डायरेक्ट शासन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट न करते हुए दीवान भारतीयों को क्यों बनाया? क्योंकि भारतीय परिस्थिति से वाकिफ थे कि किस प्रकार से लगान वसूलना है। अब निजामत हेतु इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने मतलब 53 लाख की व्यवस्था कर दी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो निजामत की व्यवस्था है इसके लिए हम 53 लाख देंगे। अब भाई अगर कुछ नहीं देंगे तो निजामत चलेगा कैसे, है ना। तो 53 लाख की व्यवस्था कर दी, और साथ में आपने पीछे पढ़ा था कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है उसमें बादशाह को पेंशन देने की व्यवस्था की गई थी। तो बादशाह जो दिल्ली के थे उनको 26 लाख के पेंशन की व्यवस्था की गई। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि निजामत के लिए ये सिर्फ 53 लाख दे रहे हैं। अब क्या बंगाल, बिहार और उड़ीसा 53 लाख में इसकी निजामत संभव है ना। या फिर मान लीजिए अगर संभव भी होता तो क्या बात जो वहाँ का शासक था, नवाब था, हर कार्य अपने इच्छानुसार कर लेगा? नहीं कर लेगा। तो आगे यही परिस्थिति होगी, मतलब यही कारण उत्पन्न होंगे जिनसे परिस्थितियां बिगड़ेंगी। तो चलिए और समझते, देखिए अब क्या होता है, अराजकता उत्पन्न हो गई। अराजकता क्यों उत्पन्न हो गई, इसका कारण समझते हैं। अराजकता का मतलब है परिस्थिति एकदम अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि राजा काम नहीं कर पा रहे। राजा मतलब जो नवाब है वहाँ का, वो नवाब अपने इच्छानुसार काम नहीं कर पाए, क्योंकि उसके पास बजट लिमिटेड है, सिर्फ 53 लाख। अब ऐसे समझिए अंग्रेज अगर 53 लाख दे रहे हैं तो अंग्रेज ऐसा नहीं कि अपने घर से ला कर देंगे। अंग्रेज तो आए ही थे व्यापार करने, उनका मुख्य उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करना। मतलब वो जितना हिस्सा प्राप्त कर रहे होंगे, ज़्यादा हिस्सा रख करके थोड़ा सा हिस्सा दे रहे होंगे। तो अब जब तो राजा को बजट नहीं मिल रहा है तो काम नहीं कर पाएगा, जब काम नहीं कर पाएगा तो अराजकता उत्पन्न होगी, जनता उससे नाराज होगी, है ना। तो इस वजह से अराजकता उत्पन्न होती है। भ्रष्टाचार, अब देखिए भ्रष्टाचार क्यों जन्म लेता है। इससे पहले जब ये द्वैध शासन लागू नहीं किया गया था, निजी व्यापार पर कोई रोक टोक नहीं था। मतलब अंग्रेज अधिकारी अपना निजी व्यापार भी करते थे और साथ ही साथ कंपनी का भी व्यापार किया करते थे। लेकिन द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। अब अंग्रेज अधिकारी अपना खुद का व्यापार नहीं कर सकते थे। अब उन्हें लालच लग चुकी थी, मतलब अधिक कमाने की आदत पड़ चुकी थी, तो अपने लालच की भरपाई करने के लिए वो भ्रष्टाचार करना चालू कर देते हैं, जिससे कमाई तो होती है लेकिन वो जो पैसा था वो कंपनी के खाते में न जा करके विशेष अंग्रेजों के खाते में जा रहा था, मतलब कुछ अधिकारी वर्ग के लोगों के खाते में जा रहा था। इससे क्या हो रहा था कि इससे धीरे धीरे भ्रष्टाचार व्याप्त होने लगा। अब कृषि व उद्योग का पतन, इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए अब जो निजामत में चीज़ें मिल रही या फिर जो चीज़ें देख रेख के लिए मिल रही वो लिमिटेड है, और वसूल करना या फिर टैक्स लेना बहुत ज़्यादा है, तो इससे कृषि उद्योग धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा। अब क्या होता है कि 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ते हैं। ये अकाल ऐसा होता है ना कि इस समय ऐसा कहा जाता है कि 1/3 बंगाल की जनता खाली हो गई थी, 1/3। मतलब ऐसा समझिए अगर 300 लोग थे तो उसमें से 100 लोग मतलब या तो वहाँ से चले गए या तो उनकी मृत्यु हो गई, मतलब परिस्थिति बहुत ही बदतर होगी। अब श्वेत विद्रोह की बात करेंगे। देखिए जब चीजें बिगड़ती चली गई, यहाँ से देखिए भ्रष्टाचार के कारण कंपनी के खाते में पैसा नहीं जा रहा था, तो फिर क्या हो गया कि जो अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज सैनिक थे, अधिकारी थे, या फिर जो भी मतलब अंग्रेज वर्ग से भी काम कर रहे थे, उनका वेतन रुक जाते हैं। अब वेतन रुकने के कारण ये क्या होता है, ये श्वेत मतलब जो अंग्रेज थे ये विद्रोह कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। अब चीज़ें एकदम मतलब पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब चीज़ें एकदम बिगड़ जाती हैं तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, इसे समाप्त कर दिया। मतलब जो द्वैध शासन था इसे समाप्त कर दिया जाता है। अब द्वैध शासन के बारे में के.एम. परिक्कर नाम के एक इतिहासकार हैं, वो ऐसा कहते हैं कि द्वैध शासन को डाकुओं का शासन कहा है उन्होंने। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि किसने द्वैध शासन को डाकुओं का शासन कहा है, तो के.एम. परिक्कर जी ने द्वैध शासन को डाकुओं का शासन कहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको द्वैध शासन एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद की क्लास अब हम लोग अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तो क्लास कैसी लगी
कमेंट करके बताइएगा और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।